आई एम रियली इम्प्रेस्ड विथ ईरान साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। एक ऐसी बड़ी गेम खेल रहा है और यूएसए के पास इसका कोई जवाब नहीं है, ऐसा नजर आ रहा है। इस पर से एक प्रश्न भी पूछा जा सकता है ये पूरी सिचुएशन पर। ऑफ कोर्स, इन 21st century maritime standoffs, geopolitical influence depends less on overwhelming military superiority and more on the ability to shape uncertainty, critically analyze. अभी कुछ समय पहले यूएसए ने एक प्रोजेक्ट फ्रीडम को लॉन्च किया। और ये किस चीज को फ्री करना चाहता है यूएसए? प्रोजेक्ट फ्रीडम है हॉर्मुज को फ्री करने के लिए। ये स्पेलिंग में गड़बड़ हो गई, लेकिन आप समझ गए ना। हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फ्री करने के लिए ये एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। लेकिन 50 आवर्स के अंदर अंदर यूएसए को इस प्रोजेक्ट को पॉज करना पड़ा। दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन कि ये जो मेंस का प्रश्न पैदा हुआ वो इसी चीज की वजह से पैदा हुआ है कि ट्रंप साहब ने तो ये कहा था कि आप देखिए, अब दिस इज गोइंग टू बी आवर फाइनल नेल इन द कॉफिन। अब चीजें खत्म करके रख देंगे हम। लेकिन उनको फिर बैकफुट जाना पड़ा। तो यहां पर ये रियलिटी नजर आती है कि ए सुपर पावर कैंट गार्ड ए चॉक पॉइंट अगेंस्ट एन इनविजिबल एनिमी। ईरान मिलिट्री वाइज, पैसों के मामले में यूएसए से बहुत ही कमजोर देश है। लेकिन वी कैन नॉट फॉरगेट दिस फैक्ट हियर कि पिछले 47 ईयर्स से, जब से ये 1979 का ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ है, तब से ईरान और यूएसए जो है वो एक दूसरे के दुश्मन देश हैं। अब यूएसए 1979 में आप देखेंगे तो वो अपने पीक पर था, अपनी ताकत के पीक पर था यूएसए। और ऐसे देश के साथ पंगा लेना, ऐसे देश को अपना दुश्मन देश बनाना, ये उस समय पर बहुत सारे देश सोच भी नहीं सकते थे। एंड यू कैन इमेजिन कि अगर एक बहुत ही ताकतवर देश है, जस्ट इमेजिन कि लेट्स से आपके शहर या फिर गांव के अंदर सबसे ताकतवर जो व्यक्ति है, आप उसके दुश्मन है। उस व्यक्ति ने ये बता दिया कि ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो बाकी के लोग जो है ना, वो आपके साथ कैसे बिहेव करेंगे? यू कैन इमेजिन दैट। तो इतने सालों से ईरान जो है वो ये सारी चीजों को, इतने सारे प्रॉब्लम्स जो हैं उसको फेस करता आया है। और जब जेब में पैसे कम रहते हैं, जब प्रॉब्लम्स जीवन में ज्यादा होते हैं, चैलेंजेस ज्यादा होते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम हमारे दिमाग को और ज्यादा चलाते हैं। यहां पर ईरान ने ऐसा कर करके, ईरान जो है वो एक मास्टर डिस्रप्टर बन चुका है। राइट? वो एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन यूएसए के साथ नहीं कर रहा है। उसको पता है कि उसके पास एक बहुत ही जबरदस्त हथियार है, दैट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये जो ग्लोबल एनर्जी की सप्लाई है, उसकी सेंट्रल आर्टरी है दिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। एंड let me take you through the map of Strait of Hormuz here, right? So you can see here, this is Persian Gulf here. This is the part that we are talking about, Strait of Hormuz. वैसे इस पर हमने काफ़ी डिस्कशन भी की है, इससे पहले भी मैंने आपको इसका मैप दिखाया था। आई बिलीव कि आप सिर्फ ये नहीं, बाकी के भी वीडियोस देखते होंगे। नहीं देखते हैं देन यू शुड वॉच देम, क्योंकि मेरा पिछले 10 सालों से अब थोड़ा ज़्यादा वक्त हो चुका है, एक दशक का जो अनुभव है। आई डोंट बिलीव इन रॉ इंफॉर्मेशन। उस समय पर भी बिलीव नहीं करता था। तो आज तो इंफॉर्मेशन इज चीप। एआई पर आप कुछ भी लिखेंगे, चैट जीपीटी एंड जेमिनाई एंड देयर आर सो मेनी अदर्स, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उस समय पर भी इंफॉर्मेशन थी, गूगल वाज देयर, गूगल सर्च वाज देयर। थोड़ा ज्यादा सर्च करना पड़ रहा था, बट इंफॉर्मेशन इज चीप, इट इज अवेलेबल एवरीवेयर। What is not available is knowledge, right knowledge and wisdom. और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा मत सुनिए, आप नोटिफिकेशन देख लीजिए। नोटिफिकेशन क्या कहता है कि ये आपकी रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन को चेक करने की एग्जाम है ही नहीं, आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करने की एग्जाम है। और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स पिछले 6, 7, 8 सालों से मेरे वीडियोस को देखते आए हैं, तो उनको पता है कि हमेशा से मैंने नॉलेज पर ही जोर दिया है। तो
देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट ही नहीं है, राइट? इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, लेकिन सिर्फ इंफॉर्मेशन से कुछ नहीं होगा। यू नीड दैट डेप्थ ऑफ, यू नीड दैट क्रिटिकल एनालिसिस स्किल, यू नीड दैट अंडरस्टैंडिंग। ओके, कमिंग बैक टू दिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर रात को 2 बजे मैं आपको जगा कर पूछूं कि वाई दिस इज इंपॉर्टेंट, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि दुनिया का 20%, या फिर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं 1/5, बोथ आर इक्वल। 20% या फिर 1/5 दुनिया का ऑयल एंड गैस जो है वो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होता है। दैट्स व्हाई दिस गलियारा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ईरान इस बात को जानता है कि यूएसए भले ही अपनी सारी शिप्स यहां पर लगा दे, लेकिन अगर यहां पर वो, यानी कि ईरान जो है वो यहां पर इंस्टेबिलिटी क्रिएट करता है, तो इसकी इमीडिएट इंपैक्ट जो है वो पूरी दुनिया पर पड़ेगी। जैसे इंश्योरेंस मार्केट्स पर पड़ेगी, शिपिंग कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, एनर्जी की प्राइस काफी ज्यादा हो जाएगी, और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जो है वो हिल जाएगा। तो व्हाट इज दिस? ईरान इज यूजिंग this Strait of Hormuz very smartly against USA. ईरान ने इसको एक बहुत ही हथियार के तौर पर, एक इकोनॉमिक साइकोलॉजी यहां पर क्लियरली नजर आ रही है। और ईरान ने एक और चीज की है, ईरान ने ये जो भय है, फियर, उसको एक वेपन के तौर पर यहां पर इस्तेमाल किया है, राइट? ईरान को यहां पर ब्लॉकेड करने की कोई जरूरत नहीं। ईरान को सिर्फ और सिर्फ ये कहना है कि अब देखते हैं, सिर्फ इतना बोलेगा और पूरी दुनिया जो है वो पैनिक हो जाएगी। एंड दैट्स व्हाई जो नेक्स्ट सेक्शन है, इसका नाम मैंने रखा है फ्लीट्स वर्सेस फ्रिक्शन। मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट जो है ये आपकी फ्लीट की स्ट्रेंथ से डिसाइड नहीं होगी, या फिर आई वुड से कि सिर्फ और सिर्फ आपकी फ्लीट की स्ट्रेंथ है। फ्लीट की स्ट्रेंथ का मतलब है, मैं यहाँ पर यूएसए की नेवी की बात कर रहा हूँ, कि यूएसए जो है वो कह रहा है कि भाई हम नेवल एस्कॉर्ट्स देंगे, यानी कि आपके लेट्स से ऑयल टैंकर हैं, तो हमारी नेवल शिप्स जो हैं वो उनके आजू बाजू में उसको एस्कॉर्टिंग करेगी। फिर हम डिस्ट्रॉयर्स यहाँ पर लगा रहे हैं, और काफ़ी बड़ी मात्रा में, मीन्स वहाँ पर कोई ट्रैवल करेगा तो उनको यूएसए की मिलिट्री, इन द सेंस यूएसए की नेवी जो है उसके प्लेन्स और उनकी फ्रिगेट्स एंड सबमरीन्स एंड एयरक्राफ्ट कैरियर्स एंड व्हाट नॉट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, खास करके गल्फ ऑफ ओमान वाले क्षेत्र में। तो ये सारी चीज़ें विजिबली यूएसए यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो क्या इससे जो ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री है उसको एक री एश्योरेंस मिल रहा है कि चलो अब यहां पर ऑपरेट करना इजी है? नहीं। इनफैक्ट जितना ज्यादा यूएसए यहां पर दिख रहा है, उतना ही ज्यादा ये जो ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री है वो उतनी ही ज्यादा पैनिक हो रही है। एक उल्टी असर हो रही है। यहां पर कॉमर्शियल ट्रैफिक और ज्यादा डिक्लाइन हुआ है। इंश्योरर्स जो हैं, दे आर नॉट रेडी एट ऑल टू प्रोवाइड इंश्योरेंस टू दीज शिप्स। और यूएसए का इतना ज्यादा प्रेजेंट होने के बावजूद भी कुछ फ्रेश अटैक्स और एक्सप्लोजन्स यहां पर हो रहे हैं। तो ये सारी चीजों से ये पता चलता है कि मॉडर्न मैरीटाइम कॉन्फ्लिक्ट जो है ये सिर्फ और सिर्फ, पे अटेंशन टू द वर्ड्स दैट आई एम यूजिंग हियर, क्योंकि जो स्टार्टिंग में प्रश्न है ना उसका भी जवाब यहां पर हम ढूंढ रहे हैं और समझ रहे हैं। आपकी सिर्फ और सिर्फ फ्लीट, सिर्फ और सिर्फ रॉ मसल पावर से सारी चीजें डिसाइड नहीं होगी। आप कितनी अनसर्टेनिटी क्रिएट करते हैं, आप कितनी डिनायबिलिटी क्रिएट, आप कितना इकोनॉमिक साइकोलॉजी को खेलना जानते हैं, ये सारी चीजें डिसाइड करेगी आज के समय के मॉडर्न मैरीटाइम कॉन्फ्लिक्ट के आउटकम को। और यहाँ पर ईरान के 2 ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो दोनों के दोनों, ऐसा लग रहा है कि ईरान इज अचीविंग बोथ दीज ऑब्जेक्टिव्स। एक ऑब्जेक्टिव उनका ऐसा है कि इस युद्ध को, इस कन्फ्रंटेशन को इतना ज्यादा एक्सपेंसिव बना दो कि इतना पैसों का घमंड है ना आपको, इतने पैसे हैं ना आपके पास, चलो हम इस चीज को इतना एक्सपेंसिव बना देंगे कि आप भी 2 बार सोचेंगे। आपको ऐसा लग रहा था कि आपके लिए ये सिर्फ एक 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए खर्च करने के बराबर है, हम आपको करोड़ों रुपए खर्च करवा देंगे, तो एक ये उनका ऑब्जेक्टिव है। एंड सेकंड ऑब्जेक्टिव ये है कि पॉलिटिकल अनप्रिडिक्टेबिलिटी क्रिएट करो। आप मीन्स कोई ऐसा सोच ही ना पाए कि आगे क्या होगा, कोई क्लियर एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट करो। नो वन कैन टेल व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। जब ऐसी सिचुएशन होती है ना तो काफी ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है। इसका एक बहुत ही लाइव एक एग्जांपल मेरे दिमाग में याद आया है, तो मैं
आपको कहना चाहता हूँ, विक्टर फ्रैंकलिन की बुक किताब है मेंस सर्च फॉर मीनिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है। उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन मैंने पढ़ी थी कि एक कैदी जब होता है तो उसको अगर आप 5 साल की सज़ा सुना देते हो, तो उसको पता है कि 5 सालों के अंदर मैं छूट जाऊँगा। तो उतना प्रेशर नहीं होता है। मीन्स आई एम नॉट सेइंग कि जेल इज़ अ वेरी कंफर्टेबल प्लेस टू लिव, बट यू नो व्हाट आई मीन, राइट? कि जब आपको पता है कि भई आपको चलो 5 साल, 10 साल, 20 साल की सज़ा है, तो आपको यू नो कि एंड यहाँ पर होगा। इस तारीख को आई विल बी फ्री, तो आप जी पाएँगे। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि आप कब बाहर निकलेंगे, तो वो चीज़ जो प्रेशर क्रिएट करती है, वो अनबेरेबल होता है। सेम थिंग इज हैपनिंग हियर एज वेल। यूएसए पर इसी प्रकार ऐसी ही कुछ सिचुएशन जो है वो नजर आ रही है। दैट्स व्हाई ट्रम्प साहब जो है उनको वापस एक जो कहते हैं ना बैक फुट जाना पड़ा। और यूएसए तो ऑफ कोर्स उनका एक एटीट्यूड रहा है। यूएसए जो है इट विल नॉट से कि भाई हम बैक फुट जा रहे हैं। यूएसए ये कह रहा है कि देखिए हमें यहाँ पर नेगोशिएशन के स्कोप नज़र आ रहे हैं, नेगोशिएशंस हो सकते हैं ईरान के साथ, तो अभी इसीलिए हमने ये प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है उस पर पॉज लगा दिया है। वो ऐसा कह रहा है कि भाई ये तो हमारी लीडरशिप की क्वालिटी है कि हम जब चाहे तब किसी भी चीज़ को स्टार्ट और पॉज कर सकते हैं, रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है। लेकिन वी नो कि क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, राइट? ऑयल की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी और जो मैं आपको बता रहा था ना कि एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी, तो यहाँ पर ये जो बाकी के देश हैं जैसे कि यूएई है, सऊदी है, सऊदी अरेबिया और एक्सेट्रा, ये सारे देश जो काफ़ी अच्छे मित्र देश हैं यूएसए के, तो दे आर आल्सो नॉट हैप्पी, दे आर नॉट एबल टू हैंडल दिस अनप्रेडिक्टेबिलिटी एनीमोर। तो एक पूरी ऐसी चाल चली है कि यूएसए जो है वो एक पेपर टाइगर की तरह नज़र आता है। ऐसा ईरान ने किया है यहाँ पर। और जो नया जियोपॉलिटिक्स है उसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस नाउ डिपेंड्स ऑन शेपिंग अनसर्टेनिटी एट लो कॉस्ट। अनसर्टेनिटी आप क्रिएट करते हैं लेकिन कम से कम खर्च में अगर कर पाते हैं तो आप स्मार्ट कहलाओगे। और ईरान तो लंबे समय से ये चीज़ें करता आया है, ड्रोन्स का इस्तेमाल, फास्ट क्राफ्ट्स, राइट, सॉर्ट ऑफ वॉर, यानी कि अ, एक प्रॉक्सी वॉर, और ये सारी चीज़ों में भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है ईरान का। तो जो फिजिकल सुपीरियोरिटी है उससे अब साइकोलॉजिकल सॉवरेनिटी की तरफ दुनिया बढ़ रही हो, ऐसा नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये क्लियरली ये चीज़ जो है वो हमें, वरना आप इतिहास में जाएँगे देन यू विल फाइंड कि बड़ी फ़ौज, बड़े ताकतवर देश ने छोटे देश को कुचल दिया या फिर उसको अपनी शर्तें मनवा ली। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। इट्स नॉट अबाउट कि आपके पास कितनी और कितनी बड़ी या फिर कितनी बंदूकें हैं। इट्स ऑल अबाउट कि क्या आपके अंदर वो कैपेसिटी है कि आप वो ट्रिगर को पुल कर सकें। एनीवन कैन पुल अ ट्रिगर, लेकिन उसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं, क्या उनको सहने की, क्या उनको हैंडल करने की, डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी आपके अंदर है। दिस विल डिसाइड who is going to have a bigger share of the cake. Okay, so that's everything in today's discussion. Thank you very, very much for your love and support. God bless you all. Jai Hind.